नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और आपने अगर भारत के समाचारों के साथ संबंध नहीं रखा है तो आप ये कार्यक्रम भी नहीं देख रहे होंगे। और भारत के समाचारों के साथ संबंध रखते हुए आपको ये पता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे एमसीडी जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव दिल्ली में भी हुए थे। पर मुख्य जो बात निकल कर आ रही है गुजरात से और हिमाचल प्रदेश से, उसमें जहां एक तरफ कुछ बातों को लेकर बहुत उत्सवमय वातावरण हो गया है, क्योंकि ये अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और अपने दावों के विपरीत आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्या बातें कांग्रेस के लिए सही साबित हुई, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमने एक तो हमारे साथी जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, और मुस्कुराहट के साथ में सुधीर बिष्ट जी, आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। और जब आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं तो आप अपना फ्रेम हिला रहे हैं, और राजनीति जो है वो सबको हिला ही देती है, पर जो प्रेम होता है तो वो जो कुछ हिलता है वो थोड़ा संतुलित हो जाता है। तो प्रेम तन्मय बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कभी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषण की तरफ भी आपका रुझान है। अब हम तीनों के दर्शन एक साथ आप तक पहुंच रहे हैं। पर शुरुआत मैं गुजरात से ही करना चाहता हूं, और प्रेम जी से इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपने जो कुछ विचार किया था गुजरात के चुनाव परिणामों को लेते हुए, उसकी तुलना में जो परिणाम आए हैं वो आपको कैसे लगे, और ये दोहराते हुए कि इस मात्रा में विजय का सेहरा भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे थे, प्रेम जी, कि विधानसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतकर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक नया ही कीर्तिमान सा बना दिया। प्रेम जी। जी, अगर मैं ये सोचता हूं कि इतने सारे वोट मिलने का कारण एक तो मोदी जी का प्रभाव, वहां पर मोदी इफेक्ट जिसको कहते हैं। गुजरात ये समझता है कि मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो वो पूरे गुजरात के प्रतिनिधित्व के रूप में कहते हैं और वो उसे अपना मान करके बात करते हैं। उनको लगता है कि गुजराती है जो पूरे विश्व में अपना जो है वर्चस्व बनाए रखा है, तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मोदी जी के पास में अब जो समय बचा है अपने एक्टिव पॉलिटिक्स का, वो समय बहुत कम बचा है। अगर आप माने तो ये अगले चुनाव तक का समय है उनके पास में, जो अगले 5 साल, ये जो अगला इलेक्शन आएगा उसके बाद का। क्योंकि उसके बाद में इनको एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने को रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इनका सोचना है कि 75 की एज के बाद में इनकी पार्टी का कोई भी आदमी एक्टिव राजनीति में नहीं रहता है। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने जब अलग किया था एक्टिव राजनीति से, तो उसका एक कारण ये भी बताया गया था। और यही कारण वो उस समय के और दूसरे एक्टिव पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स के लोग थे, उनको ये कहकर के अलग किया गया था कि 75 के बाद में हमारे यहाँ पर वो राजनीति में परामर्शदाता के रूप में होते हैं, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उनको, गुजरात के लोगों को, क्या ये अगले चुनाव का प्रभाव भी मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा कि हर तरफ ये बात रहेगी कि ये मोदी के आखिरी 5 साल हैं और इनको हमें मोदी जी को पूरी पूरी ताकत के साथ में ला करके खड़ा तो करना प्रेमी, मैं चाहिए। आपके वापस आना चाहूंगा, आपको इंटरप्ट करते हुए। मैं सुधीर जी के पास में जो अन्य राजनीतिक दलों की भूमिका रही उसको भी देखते हुए, एक तो मुख्य बात, क्योंकि दूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ही, पर कांग्रेस ने लगभग नहीं के बराबर प्रचार किया। और आम आदमी पार्टी का जो वहां पर फ्री में सर्विसेज देने का वादा था, वो मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ने दिल्ली वालों की तरह, आप तो दिल्ली में बैठे तो आप बताइए ऐसी क्या बात है कि दिल्ली वालों को यह जो फ्री की जो बातें हैं वो लुभा जाती हैं, गुजरातियों को नहीं लुभाई। आपका कुल मिलाकर क्या विश्लेषण? ये मेरे से सवाल है आपका? जी जी। देखिए, एक्चुअली गुजरात की जो गुजरात का जो इथॉस है, गुजरात की जो कल्चर है ना, इट इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरल कल्चर. You will not find Gujaratis hankering for jobs. They are enterprising people.
and they believe in themselves, they believe in hard work. Not that the Delhi people don't believe in hard work, but the Gujaratis have always been a business kind of a community. They have either been into manufacturing or into diamond polishing or into cotton trade, or they have been traders at large. So they are not impact, and they are business people, they understand the economics. तो उनको समझ में है कि ये जो अगर जो फ्री दे रहे हैं, वो फ्री कहाँ से दे रहे हैं। फ्री ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से एक समुद्र के जहाज में डॉलर लद के आ रहे हैं और उसकी फ्री बिजली दे रहे हैं। वो जो फ्री है, जो फ्री का कंसेप्ट है, उनको समझ में आ रहा है कि फ्री जो है हमारे टैक्सेशन से जो किट्टी बनती है उसमें से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राथमिकता उन्होंने ये सोची, जो मैं समझता हूँ, जितने भी मेरे गुजराती मित्र हैं उनसे बात करता हूँ, और मुझे भी अहमदाबाद जाने का भी मौका मिला काफी समय पहले, तो वो दे आर वेरी pragmatic people and they are not swayed by this business of freebies. That is number one. Point number two, if you see Modi and Amit Shah, they are at the center stage. Modi is the tallest leader, perhaps not only in India, but perhaps at the world stage also. He is one of the tallest leaders, if not the tallest. He is one of the tallest leaders. So it is a matter of what is called Gujarati Asmita. Okay. And see, Gujaratis have seen how their tallest leaders, one of the tallest leaders of theirs, who at the time of independence was denied the prime ministership because Gandhiji favored Pandit Nehru. Although in the election for the in the election in the working committee, almost every member had voted for Patel to be prime minister. So there has been a sense of betrayal. And Narendra Modi has given them good governance when he was 3-term chief minister, and they feel they identify with him, as Dr. Saab said before me. Then the campaign of the Congress has been largely negative. Okay, if you see the president of Congress party, Khadge ji, I have also fallen this habit of calling elderly people by first name. That's so Khadge Saab, when he went to Gujarat, he had spoken about Narendra Modi as if Narendra Modi was a demon. He said, "Do you have 10 heads?" alluding to 100. his being He said demon. 100. He said 100. 100. So you see, one thing I will tell you, not only in Gujarat, but also in Hindi heartland, if you abuse Modi, you are making him stronger. You are making him stronger. And Congress party does this harakiri. Sometimes it is Mani Shankar Iyer, sometimes it is Jairam Ramesh, and this time it is the Congress president who will speak something which is called ant-shunt. See, people don't like it. People don't like it. They may sit together on a chopal and they may criticize Modi, but they don't want somebody to come and say on the national television, refer to their leader whom they love very much. So I think a third thing which you have to understand is that their Congress is undergoing, or it is facing, a severe leadership crisis right now. People who had been with them have left them, like Hardik Patel was with them. He is no longer with them. He has left them. In the last elections to the assembly, where BJP had got only 99 seats, you will recall that Patel community was against BJP because BJP had rubbed them the wrong way, one way or the other. But this time Patels were solidly behind Narendra Modi. So, Suriji, let me come back to you. I want to also relate to what you have suggested, and Premji also talked about the impact of Namo, that is Narendra Modi, and his Gujarati roots also. But at the same time, when you look at the big picture in terms of the local concerns, main good governance probably must have played well, but the way things appear, प्रेम जी, तो ऐसा लगता है जो बातें हमारे ऐतिहासिक संदर्भों के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप कुछ भी कहें, भारत में जो आप कहते हैं कि धर्म का आधार वोट देने जाते हुए मतदाता के साथ कहीं ना कहीं चल रहा होता है, वो चीज जिस तरह से गुजरात में, क्योंकि अभी सुधीर जी ने जो खड़गे जी का बयान था, और एक और आम आदमी पार्टी के नेता ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था,
और ओवरऑल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो हिंदू भाव के साथ में समन्वय रखने वाले दल के रूप में उनकी छवि अभी नहीं है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके विस्तार में नहीं जाने की आवश्यकता है। पर आपको क्या लगता है ये सारे मुद्दे भी विधानसभा के चुनाव में गुजरात में खास करके प्रभावी रहे होंगे, प्रेम जी? देखिए, गुजरात में पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल रूट लेवल से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत सामान्य सोच के, मतलब जिसको हम कहते हैं कि जड़ों से अपने को जुड़े हुए मानते हैं। और जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस वक्त कोई दिखाई देता है तो हमें नरेंद्र मोदी में वो छवि दिखाई देती है जो जमीन से जुड़ के बात करता है। हर व्यक्ति, वो एक ऐसा होता है ना कि हर आदमी ये समझता है कि ये मेरा है। वो जो मेरा भाव जो है वो दिखाई देता है। और इसके अलावा वो जब किसी बात को कहते हैं तो वो राष्ट्रीय तरीके में कहते हैं। वो कभी भी किसी जाति विशेष के लिए कहते नहीं है, लेकिन वो जाति विशेष का होते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते नहीं है, लेकिन उनका मंदिरों के प्रति जो मोह है, जो उनका चुनाव के बाद में सीधा मंदिर जाना है, जो जाकर के अपनी माँ से आशीर्वाद लेना है, कई चीजें होती है जो व्यक्ति के मन को स्पर्श करती है। वो पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के भी व्यक्ति के बारे में सोचता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नहीं होंगे, लेकिन वो भी मोदी के अगेंस्ट में नहीं। तो बहुत सारी चीजें गुजरात में ये काम करती है। गुजरात का मुसलमान भी ये सोचता है कि मोदी हमारा विरोधी नहीं है। अब जाकर के ये छवि बदल गई है। जो पहले की छवि थी उस छवि में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इन्होंने वो बदलाव दिखाया है। तो ये भी है। और इसके अलावा जो इनका हिंदुत्व प्रेम है, वो हिंदुत्व प्रेम वहां की बहुत बड़ी मास कम्युनिटी को ये चीज पसंद आती है कि वो निरपेक्ष भाव से, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो कई बार ये सोचता है कि मुझे तो धर्मनिरपेक्ष दिखना है। ये धर्मनिरपेक्ष दिखने का दिखावा नहीं करते हैं। ये अगर तिलक लगाना है तो लगाते हैं, इनको अगर रुद्राक्ष पहनना है तो ये पहनते हैं। जहां पर इनको जाना होता है ये एक साधारण हिंदू की तरह जाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा इस तरीके का दिखाने का प्रयत्न नहीं करते कि मैं किसी और धर्म के विरुद्ध में हूं या मैं केवल हिंदू हूं। लेकिन इनके व्यक्तित्व में ये चीज दिखाई देती है, जिसका परिणाम गुजरात बहुत अच्छी तरह से देखता है। सुधीर जी, हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं तो गुजरात चुनाव को लेते हुए न हमने किसी गुजरात के बड़े नेता का नाम लिया है, न हमने वहां के मुद्दों का नाम लिया है। जो नरेंद्र मोदी हमारी बातचीत के भी केंद्र में आ जाते हैं, उसी बात की आलोचना खड़गे जी जब कर रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी ऐसी हो गई जो कि शिष्टाचार या सभ्य अभिव्यक्ति की सीमाओं को लांघ गई। मगर उनका जो मूल मुद्दा था उसकी तरफ अगर हम जाते हैं तो जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय संदर्भ हैं, वो इतने प्रकाश में नहीं आते। तो ये जो मोदी जी का इस तरह का एक महामानव के जैसी छवि उनकी बन गई है, उसको तोड़ने का जो प्रयत्न करने का ढंग आम आदमी पार्टी के नेता ने वहां जाकर अपनाया, और वो कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं, पर समानांतर कोई ना कोई केसेस नई दिल्ली में उनके मंत्रियों के ऊपर जिस तरह के आरोप के साथ थे उसमें वो भ्रष्ट दिखाई दे रहे थे। आपको क्या लगता है वो चीज भी गुजरात के चुनाव में कहीं असर करी होगी कि ये क्या कह रहे हैं और दिल्ली में क्या हो रहा है, सुधीर जी? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली दो बातें तो बड़ी स्पष्ट थी कि केजरीवाल के साथ अब थोड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो आ गई है। क्योंकि देखो, आज से 3-4 साल पहले तक तो केजरीवाल अगर कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं तो लोग उस पर हंसते नहीं थे। लेकिन स्पेशली जो लिकर गेट हुआ है, जो एक्साइज का स्कैंडल हुआ है, जिसमें कि बड़ी क्लियर सी उसमें बात है कि आपने एक प्राइवेटाइजेशन टू दी एक्सट्रीम करने की कोशिश की। उसने आपने कहा कि हम जो शराब बेचने वाली संस्थाएं उनको हम देर तक खोल के रखेंगे, और आपने उसमें आपने ये कर दिया कि आपने लाइसेंस फीस कम कर दी, और आपने कहा कि शराब का व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि जो लाइसेंस फीस कम भी है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स जो एक्सचेकर में आएंगे वो ज्यादा होंगे। तो लोगों के माइंड में एक बात तो गई कि भाई आपका सारा केंद्र, आपकी सारी जो शक्ति जा रही है कि शराब की सेल पे जा रही है। ये क्या एक
ये क्या एक मतलब हमारी सरकारों को शोभा देता है? मैं ऐसा शराब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या ये हमारी सरकारों को शोभा देता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिसी प्लान जिसमें सारे आपके थिंकिंग हेड्स बैठे हैं और उसमें आप शराब को महंगी भी कर दो और जो शराब बेच रहे हैं उनकी लाइसेंस फीस भी कम कर दो, तो ये स्कैंडल हो गया ना। और जब इसके बारे में लोगों ने हल्ला किया, मेनली ये इसके पीछे दिल्ली के कुछ 2-3 जुझारू बीजेपी के लीडर हैं, ये उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, तो तुरंत उन्होंने उसको पॉलिसी को वापस ले लिया। पॉलिसी वापस लिया तो लोगों के दिमाग में और भी शक पड़ गया। उसके बाद अपने जो सत्येंद्र जैन जी इस समय जो तिहाड़ जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल पाई। वैसे ये बात सही है कि यूएपीए में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनको यूएपीए लगाई हुई है, तो लेकिन उनको बेल नहीं मिल पाई, तो एक ये भी बड़ी बात है। उसके कुछ टाइम पहले उनके एक मंत्री थे जिन्होंने जब वो बुद्धिज्म के में कन्वर्ट हो रहे थे काफी सारे लोग, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी, उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कुछ भी रहा हो, इससे भी थोड़ा सा लोगों के मन में थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगा। सो केजरीवाल हैज his image is this credibility has got a big dent, not because of the results, but even while he was campaigning his credibility has received a major dent. If you see Himachal, for example, in Himachal he has got only 1% vote. So सॉरी 1%. सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने सोचा हिमाचल जाने से पहले थोड़ा दिल्ली होके जाते हैं। तो जब अच्छा, आप अच्छा। जी, क्रेडिबिलिटी जी, क्राइसिस की बात कर रहे हो, जी, जी। तो दिल्ली में वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस एमसीडी जो चुनाव हुए हैं उसमें तो नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा एक बात मैं केजरीवाल जी के हवाले से ये अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद में भी उसको जिस तरह से अपने लिए एक आशावादी प्रमाण पत्र की तरह लिया है कि हमने गुजरात में जो बीजेपी का किला दुर्ग है वहां पर सेंध लगा दी, 5 सीटें हमारी आ गई, अगली बार जीत लेंगे ऐसा। तो हालांकि पहले वो कह रहे थे कि मैं लिख के दे रहा हूं कि दिसंबर में हम आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो उनकी इस बात के लिए आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि वो अपनी बात को बदलते हुए भी उनको बिल्कुल ऐसा कोई संकोच जैसा कहीं एक प्रतिशत भी होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रेम जी मुझे लगता है इससे बहुत प्रसन्न हुए विश्लेषण से। तो पहले बहुत संक्षेप में आप बताएं इस बारे में जो एक मैं अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी जैसा कोई कंफ्यूज्ड और झूठ बोलने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब आप देखिए कि वो झूठ बोल करके एक एक साधारण बुद्धि वाले आदमी को तो वो बरगला सकते हैं, लेकिन जो जो कि सही मायने में सोचते हैं वो केजरीवाल के नजदीक आते हुए थोड़ा सोचते हैं कि ये व्यक्ति कब बदल जाए पता नहीं लगता। प्रेमी अच्छा, भाई। झूठ हाँ, बोलने में उनको महारत हासिल है। देखो मैंने प्रेम जी इतने आपका। वीडियोज इनको देखे हैं। हाँ, तो मैं आपकी बात हाँ, समझ गया, सुधीर जी भी समझ गए। और लेकिन सुधीर जी ये बात जो चुनाव हुए नई दिल्ली में उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो दिल्ली का मतदाता क्या केजरीवाल जी को अलग छवि बनाकर देखता है? क्या आपको लगता है कारण, या जो समझिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्ले ज्यादा किया हो? देखिए ऐसा है, ये जितने भी विश्लेषण करता है, जो भी विश्लेषक हैं, वो थोड़ा सा ना इसको आप मैथमेटिकली देखिए। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं, अगर वाकई में बीजेपी की दिल्ली में क्रेडिबिलिटी इतनी खराब थी, काम उन्होंने काफी खराब किया और ये सही बात है, 3 बार से एमसीडी में दिल्ली बहुत अच्छे मार्जिन से दिल्ली में बीजेपी आ रही है। आपको पता होगा शीला दीक्षित ने दिल्ली की एमसीडी का ट्राइफर्केशन कर दिया था, तो उसमें करीब 272 वार्ड थे। इस बार यूनिफिकेशन किया, ट्राइफर्केशन गलत था, वो बहुत बड़ी गलती थी, उससे दिल्ली के लोगों ने बहुत सफर किया। क्योंकि जो साउथ दिल्ली में, तो जिसमें मैं रहता हूं, वहां तो अच्छा रेवेन्यू आ गया, लेकिन जो नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के कॉरपोरेशन थे उनके पास पैसों की हमेशा क्रंच रही। दिल्ली का बजट, आप मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिक एक परिपेक्ष देता हूं, दैट द बजट ऑफ दिल्ली एमसीडी इज 15,000 crore. So that means it is double that of Kolkata and triple that of Pune, but let us say half that of Mumbai Municipal Corporation. But there were resource constraints. दिल्ली एमसीडी को रिसोर्सेस कौन देता है? केजरीवाल सरकार देती है रिसोर्सेस। They did not release the funds. That is why
जो कूड़ा कचरा नहीं उठ पाया। और दिल्ली के जो बीजेपी के जो काउंसलर थे, एमसीडी के कॉर्पोरेटर काउंसलर थे, इन्होंने भी बहुत लच्चर काम किया। इनको भी पुरजोर तरीके से केजरीवाल के सामने जाके विरोध करना चाहिए था। और लोगों को ये, लेकिन लोगों के अंदर फीलिंग क्या आ गई कि दिल्ली में जो नालियां साफ नहीं हो रही, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के स्कूल खराब हैं, दिल्ली के अंदर एमसीडी की प्राइमरी चिकित्सा सेंटर खराब है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में कचरे का ढेर बनता जा रहा है, ये दिल्ली की एमसीडी की गलती है। इस चीज को वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और दिल्ली के अंदर कोई क्रेडिबल, जिस तरीके से नेशनल लेवल पे मोदी का अल्टरनेटिव नहीं है, वैसे दिल्ली में फिलहाल केजरीवाल का अल्टरनेटिव नहीं है। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के नेता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप माने या ना माने, ये मोदी का प्रभाव है और मोदी का नाम है। नहीं तो दिल्ली में इस बार 100 वार्ड में बीजेपी को सफलता मिली है। मेरा जो अपना अंदर से सोचना था कि 30 से 35 वार्ड में सिर्फ सफलता मिलेगी। ये जो बहुत अच्छा किया उन्होंने, जितने भी वार्ड में जितने जीते लोग थे, काफी सारे चेंज कर दिए। इस मामले में आपको अमित शाह की तारीफ करनी पड़ेगी, वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना हो, सारे के सारे चेंज कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक है। और ये बीजेपी जो ये मोदी की लहर है वो नहीं होती तो दिल्ली में बीजेपी को इसमें 25 से 30 सीट्स मिलती। जिस तरीके से हिमाचल पे अगर मोदी का प्रभाव ना होता तो हिमाचल में 25 सीट नहीं मिलती, हिमाचल में 6 या 7 सीट मिलती। तो ये हमारे विश्लेषण जो है, नहीं सॉरी है, मैं एक बार, जैसे शेखर गुप्ता परसों कह रहे थे प्रिंट में, तो मैंने उनको जवाब लिखा। वो कह रहे थे मोदी मैजिक अगर ऐसा है तो गुजरात में क्यों चला, हिमाचल में क्यों नहीं चला। ये अब बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि ये मैजिक ही था कि इतनी इनफाइटिंग के बावजूद 25 सीटें आई हिमाचल में और दिल्ली में 100 से ज्यादा सीटें आई। तो मैं इसको बीजेपी का मैजिक थोड़ा सा कम शायद हुआ होगा, थोड़ा सा कम, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं, बहुत सेटबैक नहीं मानता। एक्चुअली गुजरात को देखें अगर तो कम हुआ नहीं, बड़ी है। और जो वोट प्रतिशत देखेंगे आप हिमाचल में भी तो संभवतः 1% 1% कम हुआ है, कम रहा है। तो मैजिक तो चल रहा है, मगर वो अलग अलग तरह से चल रहा है। पर जो हिमाचल की तरफ चलने से पहले अगर दिल्ली के बारे में प्रेम जी कुछ और विचार अपना कहना चाहें। और देखिए ऐसा है कि एक परसेप्शन एक खास विचारधारा के लोगों का मोदी जी के बारे में होता है, एक खास विचारधारा के लोगों का केजरीवाल जी के बारे में होता है। हालांकि जो आप वीडियोस कह रहे हैं वो कंपैरेटिव वीडियोस बहुत सारे चल रहे हैं जिसमें उन्होंने अभी ये कहा बाद में वो कहा, तो वो एक तरह से एक ह्यूमर का भी एलिमेंट उसमें से निकल कर आता है। जैसे आपको याद होगा तो नवजोत सिद्धू ने वही बात पहले मोदी जी के लिए कही, फिर वो उन्होंने सोनिया जी के लिए कह दी, वर्बेटिम बोल गए वो। तो इतनी याददाश्त उनकी अच्छी है, इसकी आप सराहना करें या ये करें कि ये वही टोपी सब जगह पहनाते हैं। पर समय कम दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए मैं सीधा हिमाचल चले जाता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जैसे सुधीर जी उल्लेख कर रहे थे इन फाइटिंग का, तो बहुत सारे ऐसे जो कि कद्दावर नेता हिमाचल प्रदेश के थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, इस तरह की शिकायतें आती रही। सुधीर जी भी इनफॉर्मली ये बात पहले बता रहे थे। आपको क्या लगता है हिमाचल से क्या सीख बीजेपी के लिए है, और ओवरऑल आपका रिस्पांस हिमाचल के रिजल्ट्स के बारे में? प्रेम जी, मेरा ये मानना है कि देखिए जो रूट लेवल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप महत्व न दें, ऐसे लोगों को महत्व दे दें जो कि वहां पर ज्यादा लोकप्रिय नहीं है या वो काम नहीं करते हैं, क्या मालूम किस प्रभाव में आकर के, और वो उसको मान लेते हैं। जो इनका जो नेतृत्व है बीजेपी का, उनको रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को जाकर के सुनना चाहिए और उनकी बात को महत्व देते हुए आगे के नेता का चयन करके रखना चाहिए। वो नेता ऐसे नहीं है वहां के। जी प्रेमी, समय की सीमा को देखते, क्योंकि ये अपने सुधीर जी आते भी हिमाचल से हैं और इनका वहां के बारे में जो अध्ययन है, और ये जो बागी नेता हो जाते हैं उसमें सुधीर जी एक और संदर्भ आ रहा है। जो अग्निवीर वाली स्कीम थी वो भी हिमाचल में संभवतः बीजेपी के अगेंस्ट में उसका असर हुआ है क्या? आपका क्या विचार है? ये ट्रेडिशनली हिमाचल और उत्तराखंड, ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो कि काफी
यहाँ पे मनी ऑर्डर इकोनॉमी बहुत है, लोग बाहर काम करते हैं और पैसे भेजते हैं, और फौज में भी बहुत लोग जाते हैं, है ना। मैं अग्निवीर का बहुत असर हिमाचल में नहीं मानता, लेकिन हिमाचल में ना एक जिसे कहते हैं ओवर बियरिंग इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। हालांकि गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ 3% वोट शेयर होगा उनका, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। और कांग्रेस ने एक नई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो की है। और अशोक जी, इसमें मैं एक और बात करूंगा, भारत के जितने भी पत्रकार और विश्लेषक बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ओल्ड पेंशन स्कीम लाए, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाए थे। इस स्कीम को प्रोएक्टिवली हर राज्य को बेचा पी चिदम्बरम ने। तो पी चिदम्बरम हर स्टेट में जो ओपीएस खत्म हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम, और न्यू पेंशन स्कीम आ गई, इसके सृजन करता पी चिदम्बरम है, और इस चीज के लिए उनको सैल्यूट है। भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस समय सबसे बड़ा पोर्शन जो आपके रेवेन्यूज है स्टेट के, उसका 32 से 33% पोर्शन सैलरीज और पेंशन में जा रहा है। और सैलरीज और पेंशन को अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा पेंशन पे जाएगा। इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी कि सरकार के ऊपर ये परपेचुअल घाटा ना हो। लेकिन हर आदमी लोभी है। एनपीएस पे हम एक दोबारा बहस कर सकते हैं, मैंने इसमें आर्टिकल भी लिखा है, एनपीएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनको कंटिन्यूअस एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती रहे, इनकम स्ट्रीम मिलती रहे। तो कांग्रेस ने इस चीज को एग्री कर लिया है कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम पे ला देंगे। सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने एन ब्लॉक एन मास वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को। और तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट 10 से 12 वोट कमांड करता है अपने परिवार में, अपने गांव में। वही मैं कह रहा था जी। एक कारण है। दूसरा कारण हारने का इनफाइटिंग है। अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल कैंपेन नहीं किया मन से, क्योंकि वो धूमल जी के बेटे हैं। धूमल जी को कैंपेन नहीं कराया गया, जो बहुत बड़ी गलती कर दी, चूक गए। बीजेपी बहुत, जैसे साहब ने बताया, प्रेम साहब ने बताया कि अब आप ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका पतन हो जाएगा। ये बात सही है जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया, तो क्विक रिफ्लेक्शन आप दोनों का, ये वाला जो परिणाम चुनाव का हुआ है, इसका आने वाले राष्ट्रीय चुनाव पर क्या प्रभाव होता आपको दिख रहा है? गुजरात के चुनाव परिणाम क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अधिक एक ऊर्जा सकारात्मक लेकर आते हैं ओवरऑल? प्रेम जी। बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगले चुनाव के अंदर मोदी जी का मैजिक चलेगा, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि वो ये रहेगा कि लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी अपने जो प्रभाव उन्होंने जो परिवर्तन और विकास के लिए लगाया है, वो ऊर्जा आगे तक जारी रहे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आए। उन्होंने जो विश्व में, जो वर्ल्ड वाइड अपनी छवि बनाई है, उस छवि में कोई रुकावट ना आए, और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बढ़े। बिल्कुल। सुधीर जी, आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा काम करती दिखाई दे रही है? और ओवरऑल नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव पंजाब में भी कम हो रहा है, और हिमाचल में तो बिल्कुल चला गया। और मैं आपको ये बता दूं, ये अच्छा हुआ कि बीजेपी हिमाचल हार गई, क्योंकि अगले 1.5 साल में कांग्रेस से त्रस्त हो जाएगी हिमाचल। आप देख लेना, मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं, इन फाइटिंग से त्रस्त हो जाएगी। जी, क्विक क्वेश्चन, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कोई शक्ति के रूप में उभरेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो उनके प्रिंस चार्मिंग के लिए है, वो पार्टी के लिए नहीं है। पार्टी तो वीक हो रही है, हो सकता है उनकी ब्रांड इक्विटी विद इन हिज पार्टी इट कुड स्ट्रेंथन, बट विद इन हिज पार्टी, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल बहुत सारा बातें ऐसी हैं जो उत्सव के रूप में मनाई जा रही है, कुछ बातें कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक चिंताजनक है। जहां भारतीय जनता पार्टी से असहमति रखने वालों को गुजरात में जीत से दुख है, वहीं एमसीडी के या उनके आम आदमी पार्टी की 5 सीटें गुजरात की से इधर वालों को दुख है। पर ये दुख और सुख साथ साथ चलते रहते हैं। कुल मिला के भारत की जीत, लोकतंत्र की जीत है। तीनों पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए इस चुनाव से जनता ने दे दिया है। और प्रेम जी, आपने जो अपनी बातें बताई, सुधीर जी आपने बताई, आप दोनों का बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए सबके लिए मंगल कामनाएं, विशेष करके जो भारत के लोकतंत्र की जीत मुझे इसमें दिखाई देती है, तो उसके लिए भी बधाई है। नमस्कार। नमस्कार।